आज का स्वाध्याय है आज का सब्जेक्ट है अर्थनीति की 4 धाराएँ। और इससे पहले बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक हमने राउथ इकोनॉमिक्स में से, राउथ अर्थव्यवस्था बाबा की बुक में से, श्री पी आर सरकार जी की बुक में से हमने पढ़े थे। तो उसको हमने दादाजी के माध्यम से भी समझा था। दादा ने उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आज भी दादाजी हमारे बीच में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो आशा है दादा हमको उस पे गाइड करेंगे। तो अभी मैं इसको स्वाध्याय को पढ़ता हूँ, थोड़ा सब लोग अपना-अपना विचार मंथन करने की कोशिश करेंगे, सभी अपनी-अपनी राय देंगे और जो बाबा ने कहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य से उसको जोड़कर उसको समझकर अपनी-अपनी राय देने की कोशिश करेंगे। यही एक स्टडी सर्कल है, यही हमारा उद्देश्य है कि हमारी समझ अच्छी बढ़े और जो हमारे साथ में इंटेलेक्चुअल आएँ, वो हमें गाइड करते जाएँ, ताकि और हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे और समझ सकें। तो स्वाध्याय मैं आरंभ करता हूँ। किसी भी अर्थनीति को विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी कहकर पुकारने में 4 मुख्य धाराओं का होना ज़रूरी है। गण अर्थनीति, पीपल्स इकोनॉमी, मानस अर्थनीति, साइकिक इकोनॉमी, वाणिज्यिक अर्थनीति, कमर्शियल इकोनॉमी और साधारण अर्थनीति, जनरल इकोनॉमी। अर्थनैतिक जगत को केंद्र बनाकर समकाल में जितनी विचारधाराएँ बनी हैं, अर्थनीति की इन 4 धाराओं ने उसकी परिधि को बहुत बढ़ा दिया है। आज के अधिकांश अर्थनीतिविद साधारण अर्थनीति के विषय में बहुत कम समझते हैं, पर वाणिज्यिक अर्थनीति को उससे कुछ ज़्यादा समझते हैं। पर मानस अर्थनीति और गण अर्थनीति के संबंध में वो पूर्णतः अनजान हैं। इस कारण उनकी वर्तमान अर्थनैतिक ध्यान धारण में अर्थनीति की इन 2 शाखाओं ने किसी प्रकार का स्थान नहीं पाया है। अर्थनीति की इन 4 मुख्य धाराओं को लेकर अब संक्षेप में आलोचना की जाएगी। तो बाबा का कहना ये है कि इसमें जो कॉमर्शियल इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा उस पर वाणिज्यिक अर्थनीति है उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। साधारण अर्थनीति पर थोड़ा-सा मंथन किया गया है, लेकिन 2 प्रकार की जो अर्थनीतियाँ हैं, उस पर कुछ नहीं कहा गया है। उस पर चिंतन-मनन नहीं किया गया है। तो उस पर उसको नहीं करने के कारण ही जो वर्तमान परिस्थिति जो क्रूशियल बन रही है, जितनी जटिलताएँ आ रही हैं, मानवीयता का अभाव हो रहा है जो नीतियाँ लागू करने में, वो इन्हीं कारणों से हो रहा है। इसलिए जो टेक्निकल टर्म है ये अर्थनीति के, इसको समझना हमें ज़रूरी है। अब आगे हम 2 जो 2 अर्थनीति अधूरी है, उनको धीरे-धीरे क्रम से लेते हैं। पहली है गण अर्थनीति। अर्थनीति की यह शाखा साधारण तौर पर मनुष्य को अत्यावश्यक आवश्यकताओं को लेकर आलोचना करेगी, जैसे उत्पादन, आवंटन, पणन, विपणन व्यवस्था, स्टोरेज, मूल्य निर्धारण, विक्रय व्यवस्था, महसूल माल ढुलाई, प्रो फार्मा, कास्टिंग और उससे जुड़ी अन्य बातें। सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थनीति की यह शाखा मनुष्य की न्यूनतम मांगों का विवेचन करते हुए आलोचना करती है, विश्लेषण करती है। जैसे खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात के लिए वाहनों की व्यवस्था, विद्युत शक्ति को हासिल करना, पानी के वितरण की व्यवस्था आदि। यह समस्त अत्यावश्यक वस्तुएं सहज ही मिल पाएं, उसकी ओर ध्यान देना होगा। साथ ही इन वस्तुओं की उत्तरोत्तर उन्नति भी हो। अर्थनीति की यह शाखा इन्हीं बातों की ओर ध्यान देगी। मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता पूरा करने के लिए उसके संविधान में हर नागरिक की क्रय क्षमता की निश्चितता लिखित होनी चाहिए।
और इस क्रय क्षमता को संविधान में एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकृत देनी होगी। यदि कोई नागरिक मन में यह सोचे कि उसकी न्यूनतम जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है, तब वह सरकार के विरुद्ध अपने मौलिक अधिकार भंग करने का मामला दायर कर सकता है। कितनी अद्भुत बात है ये। इस कारण गण अर्थनीति की उन्नति के पीछे संवैधानिक क्षमता भी काम करेगी, क्योंकि गण अर्थनीति मनुष्य की न्यूनतम प्रयोजन तथा जनगण की जीवन धारण की समस्या को दूर करने के लिए आलोचना करेगी। इसी कारण अर्थनीति की अन्य शाखाओं से इस शाखा का महत्व अधिक है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में खाद्याभाव के कारण मनुष्य कष्ट पा रहा है, तो जो शिल्प अर्थनैतिक विचार से लाभजनक नहीं माने जा रहे हैं, शिल्प मतलब जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके बारे में कहा गया है, उन्हें खाद्य सामग्री उत्पादन और उसके वितरण के वितरण के काम में लगाया जाएगा। स्वाभाविक अवस्था में इस तरह के शिल्प प्रतिष्ठान यदि खाद्योत्पादन करते हैं, तो वह साधारण अर्थनीति की मूल नीतियों तथा जरूरतों और उनकी वितरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। यानी कि जो विभाग जिस व्यवस्था में उसको लगाना है, वो उस व्यवस्था में ही लगी रहे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पिछले वाले हमने चैप्टर में देखा था, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वैसे ही आ, सभी का, कृषि आधारित उद्योग का, शिल्पों का, तो उसी प्रकार से वो लगे रहें तो अच्छा है। और वो एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर ना करें, तो वो व्यवस्था अच्छे से बनी रहती है। गण अर्थनीति की और भी एक विशेषता होगी व्यष्टिगत और सहकारिता संस्था द्वारा परिचालित शुद्ध शिल्पों का उन्नयन। व्यष्टिगत मालिकाने से परिचालित शिल्प आकार और आयतन में सीमित होंगे। इसका उद्देश्य है एक व्यक्ति को अधिक लाभ तथा उत्पादन कर सुयोग न मिल पाए। एक व्यक्ति को अधिक लाभ तथा उत्पादन कर सुयोग न मिल पाए, और जैसे ही उनका आयतन बड़ा हो जाए, वैसे ही उसे सहकारिता के अंतर्गत ले लिया जाए। सामवायिक संस्था परिचालित शिल्प मनुष्य को स्वाधीन और सुसंगठित तौर पर कार्य करने का एक सर्वोत्तम पथ है। इससे सभी जीविका अर्जन का मिला जुला दायित्व ग्रहण करेंगे। गण अर्थनीति के दायरे में हर तरह से सबको काम करने का मौका मिल पाएगा और सभी दारिद्र्य को दूर कर पाएंगे। ग्रामीण अर्थनीति जो सत्य रूप से उत्पादन के लिए अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति को लगाते हैं, उनके ही पास सारी जमीन रहे। उनके ही के लिए सामाजिकरण, उससे जुड़े शहर और ग्रामीण इलाकों में मनुष्य को काम मिल सके, उसके लिए भी उन्हें विशेष नैपुण्य शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि उन्हीं के क्षेत्र में के लोगों को काम मिले, और उन्हीं लोगों की फिजिकल और मेंटल शक्ति अच्छे से लगे, उन्हीं की जमीनों का उपयोग हो, तो वैसी व्यवस्था करनी होगी। कर्म का विभाजन, यातायात के साधन, द्रव सामग्री के लिए परिवहन व्यवस्था, लोडिंग अनलोडिंग की समस्या आदि, चाहे इनमें से अनेक आर्थिक रूप से लाभजनक न माने जाएं, फिर भी वे अर्थनीति की इसी शाखा के आलोच्य विषय के रूप में गिने जाएंगे।
गण अर्थनीति का एक आलोच्य विषय है ऊर्जा। पावर, ऊर्जा और जल का बंटन, क्योंकि मनुष्य को अर्थनैतिक क्षेत्र में पूरी तरह स्वनिर्भर होने के लिए क्षुद्रायतन और सुलभ ऊर्जा व जल के वितरण की व्यवस्था अति आवश्यक है। अंत में यही कहूंगा कहूंगा बाबा कहते हैं कि गण अर्थनीति को और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर आलोचना करना होगा। वे हैं अर्थनैतिक विकेंद्रीकरण, सहकार डायनमो और ब्लॉक स्तरीय योजना। ये आगे आने वाले अध्यायों में हम इनको जानने का मौका मिलेगा हमें। अर्थव्यवस्था पर स्थानीय नियंत्रण जरूरी है। उदाहरण के तौर पर बंगाल को ही लें। मनुष्य की न्यूनतम जरूरत से संबंध गण अर्थनीति को कैसे बनाया जाए, उसी का दृष्टांत देकर बंगाल की आलोचना की जा सकती है। तो आगे बाबा ने कुछ अध्यायों में बताया है कि बंगाल का उदाहरण लेकर कि उसकी कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए, कैसे मॉडल रूप में डेवलप किया जा सकता है कोई राज्य। तो एक उदाहरण उन्होंने बंगाल का दिया है। आगे इसमें है खाद्य। पहले ही खाद्य प्रसंग की आलोचना की जाए तो अब इसमें इसमें भी बाबा ने थोड़ा बंगाल का उदाहरण दिया है कि कैसे गण नीति की व्यवस्था बनाई जाए। तो उसमें हमारे बंगाल की मिट्टी उर्वर है, बड़ी उर्वर है। इसमें मुख्य रूप से दो अंश हैं। एक अंश में वर्षा बहुत कम और दूसरे अंश में वर्षा कम नहीं, पर शीत ऋतु में जल का अभाव हो जाता है। इस कारण दोनों अंचलों में जल के संचय की जरूरत है। सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए चार उपायों में से किसी एक उपाय का अवलंबन किया जा सकता है। शिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, जैसे नहर। दूसरा, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, जैसे पंप। तीसरा, टैंक इरिगेशन सिस्टम, जैसे बड़े जलाधार। और चौथा, शुद्ध नदी का प्रकल्प। विभिन्न नदियों के जल के गुण अवगुण भिन्न भिन्न हैं। किसी नदी का पानी मीठा है और किसी नदी का जल नमकीन है। इस कारण उपयुक्त क्षेत्र में निर्वाचित जल सिंचन के फल से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यदि ठीक प्रकार व्यवस्था की जाए तो बंगाल के निजी कृषि की संपदा से 6 करोड़ मनुष्यों के भरण पोषण की व्यवस्था की जा सकेगी, क्योंकि बंगाल की मिट्टी और आबोहवा नाना प्रकार की फसल, फल, साग सब्जी की खेती के अनुकूल है। तो इसी प्रकार का और जगह में भी किया जा सकता है कि वहाँ किस प्रकार की आ, चीजें उपलब्ध हैं और उनके उनको लेकर कैसा वहाँ पे जल संसाधन आदि उपलब्ध हैं। ये तो एक उदाहरण है बंगाल का केवल। इसी प्रकार दूसरा टॉप पॉइंट है वस्त्र। किसी भी अंचल के मनुष्यों की पोशाक व पहनावा वहाँ की जलवायु और कच्चे माल की उपलब्धि पर निर्भर करती है। बंगाल में मूलतः वस्त्र उत्पादन के लिए 4 प्रकार के उपकरण मिलते हैं, जैसे रुई, तूत, रेशम, मलबरी सिल्क, अतूत रेशम, नॉन मलबरी सिल्क और संश्लिष्ट उपकरण सिंथेटिक मटेरियल। रुई, रेशम और इसी तरह की वस्तुओं पर बंगाल स्वनिर्भर सामान को बाहर भेजने का सामर्थ्य भी रखता है। ऐसी बात ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी अधिक उत्पादित सामान को बाहर भेजने का सामर्थ्य भी रखता है। तूत रेशम बंगाल के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि तूत रेशम के व्यवहार के लिए सूखी जलवायु की जरूरत है, जो हमें बंगाल के पश्चिमी अंश में मिलती है। अतूत रेशम बंगाल में सब जगह पाई जाती है और नारियल का खोपरा, खंड, बांस, नारियल
का छिलका, केला और अनार रस के पत्ता से भी सिंथेटिक फाइबर बनाया जा सकता है। बंगाल में पश्मीना भी मिल जाएगा। बंगाल के जूट का भी वस्त्र उत्पादन के उपकरण में व्यवहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वास स्थान, मतलब यहाँ पे बाबा ने कहने का तात्पर्य ये है, मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो उससे और और बाबा ने बताया भी कि किस प्रकार से जब अ, वो जैसे रुई रेशम वस्तुएं हैं, वो स्वनिर्भर होने के बाद सामान को बाहर भेजने का सामर्थ्य भी रखता है और अन्य प्रदेशों में भी अधिक उत्पादित सामान को बाहर भेजने का भी सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार से जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे अपनी चीजों का, तब इस प्रकार हो सकता है। अगला पॉइंट है वास स्थान। बंगाल में हर जगह गृह निर्माण के उपकरणों का बाहुल्य है। मकान बनाने के लिए मुख्यतः बालू, सीमेंट, चूने की बहुत जरूरत पड़ती है। बंगाल की मिट्टी, ईंट, जामा और टाली खपड़े के लिए बहुत उपयुक्त है। अभी अभी बंगाल के एक जिले में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर की खदान की खोज की गई। बंगाल केवल गृह निर्माण के उपकरणों की दृष्टि से स्वयं संपूर्ण है। केवल यही नहीं, बल्कि भारत के अन्य अंचलों को भी इन वस्तुओं को भेजने में समर्थ है। गृह निर्माण के उपकरणों का व्यवसाय करने से बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। तो जो चीज वहां पे स्थानीय रूप में उपलब्ध है अलग अलग जगहों पर, तो उसको लेकर चर्चा की गई है। ऐसे ही अलग अलग स्थान, ये एक बंगाल का एक उदाहरण है। इसी तरह से और जगह पर भी अपने यहाँ क्या स्थानीय स्तर पे चीजें उपलब्ध हैं, तो उनको उनको और जगह पर अच्छे से उपयोग करेंगे, फिर बाहर भी हम उनको भेज सकते हैं। चिकित्सा, बंगाल की मिट्टी में अधिक परिमाण में औषधि के उपादान हैं। बंगाल का मुख्य रोग है ज्वर और पेट की बीमारी। यह देखा जाता है कि प्रकृति की एक साधारण प्रवणता है कि वहां उस रोग को दूर करने की के प्रयोजनीय भेषज उत्पादन की व्यवस्था है। बंगाल में कई जिलों की मिट्टियां भेषज उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं और कई जिलों में मिट्टी के नीचे खनिजों में औषधि के उपकरणों की प्राप्ति की संभावना है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे किसी भी राज्य में ये देखा जा सकता है कि के वहाँ की जलवायु में ही वहाँ के लोगों को, वहाँ की जलवायु, वहाँ के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में वहाँ के लोगों को ठीक करने की क्षमता होती है। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ तक चिकित्सा का है। मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि दादाजी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ दादाजी, नमस्कार दादाजी। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है दादाजी। ओके। तो बहुत अच्छा बाबा का स्वाध्याय जो है आपने सुनाया है। और अभी आगे तो है, इस लेकिन आप आप दादाजी इस पे बताएंगे तो अच्छा रहेगा इतना। हाँ। हाँ, नहीं, मैं तो बताने के लिए अब तैयार हो चुका हूँ। हम्म। ओके। जी दादाजी तो जी। ये माइक ये आपका कैमरा सेट हो रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ, अंधेरा आ रहा है दादाजी जरा। कि इस संसार के जो मालिक है, जिन्होंने इस संसार को बनाया, वो इतने बुद्धिमानी से बनाया कि हर जीव की उन्होंने व्यवस्था करके रखा।
संसाधन के रूप में। प्रत्येक जीव के लिए उन्होंने संसाधन बनाया है, लेकिन इन संसाधनों को साधारण आदमी तक पहुंचने के लिए सिस्टम की कमी रही। इसीलिए प्रस्तावना के रूप में हम लोगों को ये बहुत जरूरी है समझ लेना कि आज जो मनुष्य को सफर होना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, उसके पीछे जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, स्वार्थवाद है, जिसको कि सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है, वो पूंजीवाद है। फिर रिएक्शन में जो पूंजीवाद शोषण कर रहा है, उसके रिएक्शन में संप्रदाय सॉरी जो कम्युनिज्म है, वो कम्युनिज्म के माध्यम से उन्होंने रिएक्शन शो किया, लेकिन समाधान के रूप में कुछ भी नहीं दे सका, बल्कि वो इंडिविजुअल कैपिटलिज्म को स्टेट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करके शोषण अनवरत होता ही रहा है। इसीलिए ये समस्याएं बढ़ती चली। अध्याय में सुना, मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति, इसके लिए जो जन साधारण मतलब जन अर्थनीति, जिसको कि सुंदर शब्द बाबा ने अंग्रेजी में दे रखा है पीपल्स इकोनॉमी, तो पीपल्स इकोनॉमी के माध्यम से मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, ऐसा सिस्टम बनाने का, और उसी सिस्टम को आगे डेवलप करने के लिए हम लोगों का जो नेचुरल रिसोर्स है, विशेष रूप से भारत का, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज ए गोल्डन कंट्री, दुनिया के लोगों ने माना है। तो क्यों माना है? क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही रीच है, लेकिन पॉलिसी गलत है। आवाज आवाज रुक गई दादाजी। ओके, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, आवाज ठीक है अब। हाँ। तो यही मैं बोल रहा था कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो पॉलिसीज है, जैसा कि बाबा को बोल रहे हैं कि कॉमर्स इकोनॉमी तो काफी पॉपुलर है, उसी पर जोर दिया जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कॉमर्स इकोनॉमी के साथ, जनरल इकोनॉमी के साथ में पीपल्स इकोनॉमी, जनसाधारण की अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए उनकी जो आवश्यकता है उसका डाटा कलेक्ट करते हुए, उसका पूरी तरह से मैथमेटिक्स तैयार करते हुए, प्रथम मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता है उसके ऊपर में जोर देना है। जैसे उदाहरण के लिए भोजन की पूर्ति, कपड़े की पूर्ति, आवास की पूर्ति, उसके बाद में मेडिसिन और शिक्षा। तो उदाहरण जब हम लेते हैं, जैसे कि बाबा भी बोल रहे हैं कि बंगाल में कंस्ट्रक्शन के लिए बालू और जो अन्य मटेरियल है वो बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो उसको और भी उपलब्ध हो सके और उसका संचालन ब्लॉक लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर नहीं, ब्लॉक लेवल पर, और ब्लॉक के जो लोकल लोग हैं, जैसे बंगाल की जब बात करते हैं तो वो आमरा बंगाली सोशियो इकोनॉमिक जोन है, सामाजिक अर्थनैतिक इकाई। तो उस इकाई में जो भी वस्तुएं पैदा हो रही है, वो कच्चा माल पहली शर्त है कि उसको बाहर नहीं जाने देना है। तो क्या करना है, उसको वहां के ही सोशियो
तो जब फिनिश गुड तो ऑटोमेटिकली, आवाज आ रही है ना कि डिस्टर्ब हो गया? हाँ, आवाज आ रही है अभी, थोड़ा हल्का सा कट रही थी पर आने आ रही है अभी। हाँ, तो यही हम बोल रहे थे कि कच्चे माल को फिनिश गुड में बनाने के लिए जो सिस्टम है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उसमें बैलेंस इकोनॉमी के अंतर्गत 40% के लगभग ही लोग जो है उसमें इन्वॉल्व रखेंगे। बाकी 20% वो जो कच्चा माल पैदा होता है उसको फिनिश गुड बनाने के लिए एग्रो इंडस्ट्री के माध्यम से लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और लोकल लोगों की जो आवश्यकता है को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनेगी और उसका वो प्रोडक्शन करेंगे। फिर और भी निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए परचेसिंग कैपेसिटी की आवश्यकता है। तो परचेसिंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखते हुए एग्रीको इंडस्ट्री के द्वारा एग्रीकल्चर को और भी चार चांद लगाने के लिए एग्रीकल्चर को साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा बढ़िया मॉडर्नाइज करेंगे, तो उसमें भी 20% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन को कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, हाथ बटाने में एक मदद मिलेगी। उसके वजह से उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इसके माध्यम से जो निम्नतम आवश्यकता है उसके लिए गारंटी बन जाएगी। यहाँ तो इतना सफिशिएंट है, वैसे अध्ययन के लिए तो काफी उसके लिए स्कोप है, लेकिन मैं आज एक विशेष जो इकोनॉमी है जिसके बारे में बाबा ने बहुत ही ध्यान पूर्वक और सीरियसली जोर देते हुए उसको इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज साइको इकोनॉमी। तो ये जो साइको इकोनॉमी है, मानव स्तर पर चिंतन करते हुए समाज के लाभ के लिए, समाज के कल्याण के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाया जाए जिससे कि साधारण मनुष्य का अहित ना हो और उसका कल्याण हो सके, हमारे जीवन स्तर को बढ़ावा मिल सके। हर दृष्टि से निम्नतम आवश्यकता की गारंटी तो हो ही, लेकिन हमारे जीने का जो स्तर है उसको भी उत्तरोत्तर कैसे बढ़िया बना सके, उसके लिए जो इकोनॉमी है दैट इज कॉल्ड साइको इकोनॉमी। अब उदाहरण के लिए उदाहरण देकर के इसको बढ़िया से स्पष्ट किया जा सकता है। एक उदाहरण मुझे सामने याद आ रहा है, पेशावर पाकिस्तान में एक ऐसी फैक्ट्री को वो निजात किया जिसमें कि ड्रग्स की पैदाइश होती है और वो ड्रग्स सारी दुनिया को भेजता है, और जो बड़ी कंट्री का जो चिंतन है वो क्रुद्ध हो जाता है, स्टेगनेट हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, मटेरियलिस्टिक हो जाता है। तो ऐसे उत्पादन पर शीघ्र ही रोक लगाते हुए जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, साइको इकोनॉमी के जो मास्टर लोग होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, उसको तुरंत गवर्नमेंट को आगाह करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन बंद करे। और दूसरी तरफ जो सारे मानवता के हित के लिए प्रोडक्शन हो सकता है उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे धान होता है, ये साधारण कल्टीवेशन है, लेकिन धान के जगह पर अगर हम ऑर्चर्ड लगाते हैं, लेकिन वो ऑर्चर्ड भी किस जमीन में कौन सा फल, कौन सा ऑर्चर्ड सफल हो सकेगा, उसकी प्लानिंग जो उस विभाग के जो जानकार व्यक्ति है, स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा
मार्गदर्शन लेकर के मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, और वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन के सिस्टम के अंतर्गत इसको लागू किया जाए तो ये संसार और इस संसार को मार्गदर्शन करने वाला भारत, जो कि विश्व गुरु के रूप में ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है, वो ट्रू सेंस में सारे संसार का मार्गदर्शक बन सकता है। और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, संसाधन हैं, जो कि दुनिया को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, और दुनिया में भी बहुत सारी चीजें पैदा हो रही है, उसको भी हम बार्टर सिस्टम से उपभोग में ला सकते हैं। अपनी वस्तु का विनिमय करते हुए उनकी वस्तु को लेना, तो उसमें बार्टर सिस्टम कहा जाता है, वस्तु विनिमय उसका दूसरा नाम है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करते हुए धीरे धीरे वो जो इकोनॉमी होगी वो वर्ल्ड इकोनॉमी में रूपांतरित होगी, और उसका जो प्रेरणा स्रोत होगा वसुदैव कुटुंबकम। तो वसुदैव कुटुंबकम शब्दों में जो आज है, इसको व्यवहार में लाने के लिए मानसिकता में भी एक निखार लाने की आवश्यकता होती है, और वो निखार मानसिकता में तभी आ सकता है कि हम लोग टाटा बिरला के अधीन नहीं हैं। हमारा जो मालिक है वो परमात्मा है, उस परमात्मा के हम लोग सभी लोग बच्चे हैं। तो मनुष्य जगत, जीव जगत और पेड़ पौधे का जगत, इस सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य मिल कर करके ये संसार है। तो एक दूसरे के साथ में इसका जीने का संबंध है, जिसको कि इकोलॉजिकल बैलेंस कहा जाता है, और इसके आधार पर इसका जब पालन होता है तो वसुधैव कुटुंबकम वो व्यवहार में आता है। तो ऐसे समाज की स्थापना जब करते हैं तो उसके लिए अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी जिसका आधार बायो माने भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर को ख्याल में रखते हुए बायो साइको कॉस्मोलॉजिकल, दूसरे शब्दों में ऐसा विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान जो कि मनुष्य को विस्तार कर सके और इच्छाओं को काबू करते हुए विवेक और वैराग्य प्राप्त कर सके, और जिसमें सर्वत्र सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, ऐसी भावना हो, सबका कल्याण हो, ऐसे भावना के जो कार्यकर्ता होंगे उनको सद्विप्र लीडरशिप कहा जाता है। तो ये जो संचालन सद्विप्र लीडरशिप के हाथों में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो साइको इकोनॉमी है, ज्यादा से ज्यादा हितकारी प्लानिंग बनाने में और मनुष्य की जो जीने की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूर्ति करते हुए भी क्रय शक्ति को बढ़ावा देते हुए जीवन का जो जीने का स्तर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए उसको उत्तरोत्तर बढ़िया से बढ़िया बनाया जा सकता है। ऐसी पॉलिसी संसार में एक ऐसे महापुरुष आए हैं, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जो कि प्रभात रंजन सरकार जी के रूप में उन्होंने एक सुंदर दर्शन दिया है, और वो दर्शन है ईश्वर केंद्रित प्रबुद्ध दर्शन। तो इस दृष्टि से ये एक भंडार है आनंद मार्ग का, जो सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन प्रबुद्ध, प्र माने प्रगतिशील, उ माने उपयोग, त माने तत्व, ये सारी चीजें हम लोग अभी 10-15 लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन दुनिया को जानकारी ही नहीं है। इसीलिए मैं कंक्लूड करने के क्रम में ये कहना चाहूंगा
जो हमारे प्रबुद्ध पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं, हम लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है अपने फ्रेंड सर्कल को, हमारे फैमिली सर्कल को, हमारे जो परिचय का जो वर्ग है, उनके साथ भी जोड़े और दुनिया को एक सुंदर समाज बनाने के लिए संकल्प लेते हुए श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी तारक ब्रह्म के रूप में आए हैं, जिसकी जानकारी दुनिया को अभी है ही नहीं। तो बहुत साइकोलॉजिकली इस चीज को, इस मतलब मैसेज को अपने परिवार परिचय के लोगों के बीच में देते हुए ये जो नंबर है इसको अनवरत बढ़ाने का कार्य करे, और ये बढ़ाने का कार्य करना भी हमारे एक पुण्य कार्य का ही पार्ट है, और दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी ये हमारे पुण्य कार्य के अंतर्गत, साधना के अंतर्गत एक अंग है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ध्यान में भी है, जानते भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा दीवानापन लाने की जरूरत है। और ये दीवानापन आता है जब अध्यात्म को हम अपने जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य रखते हुए आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च ऐसे भावना से अपने रूटीन को रीअरेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज जो बनने का संकल्प गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने लिया है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा ही। लेकिन सौभाग्य हमारा है कि हमें ये जानकारी मिली, हम इसीलिए इस फिलॉसफी को चरितार्थ करने के लिए तन मन धन से कमिटमेंट के साथ में आगे आवे, और बाबा का सपना सर्वत्र सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ खचित दुःख माप्नुयात्, इसको चरितार्थ कर सके। इसकी दो शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम देना चाहूंगा, और आगे की कार्रवाई लोकेश जी आप किस तरह से आप कंक्लूड करना चाहते हैं, आप देख लीजिए। जी दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। आपने जो टॉपिक और भी है डिटेल में, उसको पूरा संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट में कंक्लूड किया, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो कुछ टॉपिक जो स्वाध्याय के क्रम में बचा है उसको हम अलग से पढ़ के वीडियो के फॉर्म में आगे अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी दादाजी ने शॉर्ट में उसको पूरा सारांश के रूप में बताया, यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी कीर्तन करना चाहती हैं, तो दीदी आप माइक अनम्यूट करके कीर्तन स्टार्ट करिए। थोड़ी देर हम लोग कीर्तन सुनते हैं। नमस्कार। जी परमपिता बाबा की जय।
परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय।